अ आज का सत्र ग्राम विकास किस प्रकार से हो और छोटे स्तर पे क्या है कि ग्राम विकास की हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे ये जो योजना है प्रखंड स्तर पे होती है, ब्लॉक लेवल पे। लेकिन व्यक्ति छोटे-छोटे समूहों में ग्राम के रूप में रहता है, तो वो ग्राम के रूप में जो सहकारिता की कमी है, तो वहाँ से सहकारिता किस प्रकार से विकसित हो, किस प्रकार से योजना वहाँ बनाई जाएँ और वो धीरे-धीरे करके प्रखंड स्तर तक फैलती चली जाएँ। ये पूरी योजना का एक खाका है और इस खाका को, इस योजना को क्रमबद्ध तरीके से यदि हम समझेंगे, तो उसको समझ के हम अपने क्षेत्र में नेतृत्व लेने की ज़िम्मेदारी लेंगे कि हम ये काम करेंगे। फिर अपने भाइयों के साथ जुड़ेंगे, उसकी प्लानिंग बनाएँगे और उसको समझने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। उसको किस प्रकार से समझें, किस प्रकार से हम वो सब चीज़ें अपनी योजना अपने दिमाग में रखें और वो योजना समझकर हम फिर क्या-क्या हमें चीज़ें चाहिए होंगी, वो उन पे हम काम करेंगे, तो वो आगे का कार्य रहेगा। तो इसी योजना को विस्तृत तरीके से जानने के लिए मैं फँसी आचार्य हूँ। जी का आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जी। हुँ। जी, आचार्य जी। जी, जी। धन्यवाद लोकेश। अ, आज का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम ये सबों को बताना चाहते हैं कि आपका विषय है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे हम मजबूत करें, जिससे कि हर व्यक्ति आर्थिक रूप से संबल हो सके, आत्मनिर्भर हो सके और इस तरह से हमारा समाज स्वावलंबी होगा, सभी को रोज़गार मिलना चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर सकें। तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है, वो 2 मुख्य एस्पेक्ट पे 1 मिनट, जिसको कहते हैं अर्थव्यवस्था का मतलब होता है उत्पादन और उपभोक्ता उपभोग, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। यही अर्थव्यवस्था के 2 मुख्य पहलू होते हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि जो आवश्यकता है, लोगों की जो आवश्यकता है, जो उपभोक्ता हैं, उस पर आधारित है उत्पादन। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों की ज़रूरतों के अनुसार उत्पादन करेंगे, न कि लोगों को नए-नए तरह की ज़रूरतों को उसके मन में पैदा करेंगे और उसके प्रोडक्शन को हम एनहांस करें, जो आजकल हो रहा है। लोगों को चावल, दाल, रोटी, कपड़े, मकान, शिक्षा, चिकित्सा ये पहले चाहिए। ये जो 5 निम्नतम आवश्यकताएँ हैं, उसको हम कैसे पूरा करेंगे, इसके बारे में हम सोचना है। तो उत्पादन उपभोग के आधार पे उत्पादन किया जाएगा। उत्पादन का आधार कृषि है। विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था जिसे हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था कह रहे हैं, इसमें हमारा जो आधार है उत्पादन का वो कृषि होगा मुख्य रूप से। कृषि पर हम अनाज उपजाएँगे, हमें चावल, दाल, गेहूँ, तेल रबी खरीफ फसलें चाहिए, सब्जियाँ चाहिए, कपास और बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जो हम उत्पादन कर सकते हैं। ये सीज़नल लेवल पे होगा और सालों भर खेती करने की बात आती है। अब बात यहाँ ये आती है कि जब उत्पादन हम कर रहे हैं, तो एक तो कि हमें चावल चाहिए, अब चावल के आधार पे हमको चिप्स भी चाहिए, आलू उत्पादन कर रहे हैं तो हमें चिप्स चाहिए, मक्का उत्पादन कर रहे हैं तो कॉर्नफ्लेक बनाना है। तो जो रॉ मटेरियल है, जो हम कृषि उत्पाद से हमें प्राप्त हो रही है, इन रॉ मटेरियल्स को अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए हमें प्रोसेसिंग यूनिट भी चाहिए, जिसको एग्रो एग्रो इंडस्ट्री कहते हैं। तो कृषि पर आधारित कच्चे माल जो स्थानीय स्तर पर उत्पादित की जाएँगी, वो मशीनीकरण के द्वारा, उद्योगों के द्वारा, जैसे आप गन्ना उपजाते हैं, गन्ना से चीनी बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो गुड़ एक प्रोसेसिंग यूनिट हुआ।
चीनी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, आप प्रोसेस करते हैं। आप कपास उपजाएँगे, कपड़े का मिल आपको बिठाना पड़ेगा, तब धागे बनेंगे और फिर कपड़े बनेंगे। तो इस तरह से हमें एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्शन है, उसके आधार पे हमें प्रोसेसिंग यूनिट एग्रो इंडस्ट्री बनाना पड़ेगा और एग्रो इंडस्ट्री में या खेती में जिन औज़ारों की ज़रूरत है, जैसे ट्रैक्टर चाहिए आपको, काटने के लिए फसल काटने के लिए आपको चाहिए, ढोने के लिए आपको वाहन चाहिए। तो ये जितने प्रकार के कृषि कार्य में कृषि कृषि का उत्पादन और कृषि उत्पादों का वितरण से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए, उसको बनाने वाली जो उद्योग होगा, उसको एग्रीको इंडस्ट्री कहते हैं। तो कृषि पर आधारित यानी उत्पादन पर आधारित उत्पादन करेंगे, उस पर उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, जिन मशीनरी की ज़रूरत है, उसके लिए हम उद्योग लगाएँगे और कृषि उत्पादों को के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाएँगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, यदि हम करते हैं, तभी कृषि कार्य हमारा लाभदायक होगा। आप कहते हैं कि सबों को रोज़गार मिलना चाहिए, सबों को रोज़गार मिलेगा। कृषि कार्य में जो रहेंगे उनको भी मिलेगा। जो प्रोसेसिंग यूनिट में रहेंगे उनको टेक्निकली ट्रेनिंग किया जाएगा, सक्षम किया जाएगा और उनको एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। और उसके बाद एग्रो इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। जो आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, उनको उसमें नौकरी लग जाएगी। तो 40 30 से 40% एग्रीकल्चर में, कृषि में, 20% एग्रो इंडस्ट्रीज में और 20% एग्रीको इंडस्ट्री में लोग लगाए जाएँगे। बाकी जो 10% हैं, वो क्लेरिकल जॉब में लिखा-पढ़ी, इधर-उधर सारा स्टॉक बनाना ये सब में रहेंगे और 10% लोग व्यापार में लगे रहेंगे। इस तरह से 100% रोज़गार की व्यवस्था होगी। अब यहाँ सवाल ये है कि ये जो डिसेंट्रलाइज़ की हम बात कर रहे हैं, तो डिसेंट्रलाइज़्ड आर्थिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत डिसेंट्रलाइजेशन जो है, उसकी प्लानिंग आर्थिक प्लानिंग जो है, प्रत्येक स्तर पे की जाएगी, लेकिन उसका आधार होगा प्रखंड स्तर, ब्लॉक स्तर, अंतः ब्लॉक स्तर और अंतर ब्लॉक स्तर। यानी एक ब्लॉक के अंदर में हम आर्थिक प्लानिंग करेंगे, लेकिन कुछ-कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें हमें 1 से 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक को भी एक यूनिट बना करके और उसका हमें आर्थिक प्लानिंग करना होगा। आर्थिक प्लानिंग करने के लिए एक बोर्ड होगा, जिसे हम ब्लॉक लेवल प्लानिंग बोर्ड कहते हैं। ये प्लानिंग बोर्ड जो है, इसमें प्लानर होगा, इकोनॉमिस्ट होंगे, जियोलॉजिस्ट होंगे, साइंटिस्ट होंगे, पर्यावरणविद होंगे, एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, ऐसे सारे तरह के जो एक्सपर्ट हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में मदद करेंगे या उसके प्रोसेसिंग में जो मदद करेंगे, इस सारे लोगों को मिला कर के ब्लॉक स्तर पे प्लानिंग बोर्ड बनाना पड़ेगा या प्लानिंग कमीशन बनाना पड़ेगा। ये प्लानिंग कमीशन क्या करेगी कि ब्लॉक में जितने भी पॉपुलेशन, मान लो 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन वाले जो एरिया है उसको हम एक प्रखंड कहेंगे। अभी देखिए प्रखंड आज जो बना हुआ है, वो राजनीतिक उद्देश्य से प्रखंड बनाया गया था। ये रेवेन्यू ब्लॉक हैं, यानी कि अंग्रेजों ने कर वसूल करने के लिए एक-एक प्रखंड बनाया गया था। लेकिन हम इसे फिर से रीऑर्गेनाइज करना हमें पड़ सकता है। एक-एक प्रखंड को उसका आधार भी बताया गया है। प्रखंडों को हमें रीऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है और हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। तो बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। अब हम आते हैं ग्रामीण स्तर पर, जो बहुत ही माइक्रो लेवल की बात है। एक ग्राम स्तर की प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं। मैंने कहा कि प्लानिंग जो होगा वो प्रखंड स्तर पर होगा। प्रखंड स्तर पे उद्योग धंधे लगेंगे, जो कृषि उत्पादों पर आधारित है, जो एग्रीको इंडस्ट्रीज हैं और ब्लॉक में जितने लोग हैं, 1 लाख लोग हैं, तो 1 लाख लोगों को रोजगार की व्यवस्था उस ब्लॉक के अंतर्गत जो आर्थिक प्लानिंग की जाएगी, उसके तहत उनको रोजगार दिया जाएगा। ये बात आपको समझनी ज़रूरी है। अब कुछ और बातें आपको समझनी ज़रूरी है कि जब हम आर्थिक प्लानिंग करने के लिए बैठते हैं,
तो हमें किन तत्वों के ऊपर ध्यान रखना होगा? तो उसके 3 मुख्य तत्व हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का जो लागत है, वो कम से कम होना चाहिए, ताकि रीज़नेबल रेट पे, यानी कि लोगों की जो क्रय शक्ति है, लोगों को जो वेजेज़ निर्धारित किए गए हैं, उस पैसे के अंतर्गत ही वो अपने आवश्यकता की चीज़ों को खरीद सकें, उसमें सक्षम हो सकें। इसीलिए जैसे ही प्रोडक्शन का वॉल्यूम हम बढ़ाते हैं, मान लो आप 10 एकड़ ज़मीन को शुरुआत में एक्वायर करते हैं और हो सकता है उसमें 10 आदमी इन्वॉल्व हैं। तो मैंने पहले भी मीटिंग में कहा था कि 10 लोगों को आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हम सहकारिता के आधार पर हमारी जो लैंड होल्डिंग्स है, यानी जो हमारी ज़मीन के भूभाग हैं, छोटे-छोटे टुकड़े में बँटे हुए हैं, उनको हम प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक बनाने के लिए, ताकि उसमें कृषि उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसके लिए हम सबको इकट्ठा कर देंगे। मैंने बताया था कि कागज़ पर सबका मालिकाना हक बरकरार रहेगा, सभी मालिक रहेंगे, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर उत्पादन को बढ़ाने के ख़्याल से हम अपने बाउंड्री को तोड़ करके बड़े लैंड होल्डिंग्स बनाएँगे। अब मान लीजिए कि 10 आदमी की जगह पे आप 100 आदमी कर दीजिए, तो नेचुरली है कि 100 आदमी का जो लैंड होल्डिंग्स है, वो 1000 एकड़ हो सकता है या 500 एकड़ हो सकता है। तो 500 एकड़ ज़मीन में जब हम चावल उपजाएँगे, मान लीजिए बरसात के दिन में, ज़मीन ऐसा है कि वहाँ बारिश बहुत होती है और बरसात में धान ही उगाया जाता है। अब ये जो 500 एकड़ ज़मीन में जब धान उगाया जाएगा, एक मानने वाली समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो नेचुरली है कि पर जो यूनिट है, पर केजी जो धान का कीमत होगा या चावल का कीमत होगा, वो पूरा घट जाएगा। अब जो आप बैल और हल से खेत जोत रहे थे, कृषि कार्य में आपको देर हो रहा था, हँसुआ से धान को काट रहे थे, गेहूँ काट रहे थे और लाठा कूड़ी से पानी पटा रहे थे, उसको हमने रिप्लेस किया, मॉडर्नाइज़ेशन कर दिया। हम अब ट्रैक्टर हम उसमें लगा दिए, 1 की जगह पे 10 ट्रैक्टर लगा दिए, 50 ट्रैक्टर लगा दिया हमने। 2 दिन में हमारा खेत पूरा 500 एकड़ जुताई हो गया। अब हम ट्रैक्टर से ही बीज उसमें डाल दिया। उसके बाद पानी की जो व्यवस्था है, हम ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। खेती धान की खेती ड्रिप इरिगेशन से नहीं होता है। तो हम वहाँ पे ऐसा इरिगेशन का ऐसा प्लानिंग करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जड़ों में जाए, उससे धान को ज़्यादा फ़ायदा हो। कभी-कभी हम पानी बहुत ज़्यादा दे देते हैं और जिससे धान का पैदावार कम हो जाता है। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमारा जो यह सहकारिता है, सहकारिता पर आधारित जो कृषि कार्य करने की हमने तैयारी की है, इसके टीम में एक एग्रीकल्चरिस्ट होंगे, जो लोगों को बताएँगे, गाइड करेंगे और इसमें साइंटिस्ट भी होंगे जो मिट्टी की क्वालिटी को देखेंगे, कौन-सा खाद देना है, कौन-सा खाद कितना ज़रूरत है, धान जो बोना है उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, सटा-सटा धान बोएँगे तो फैलता है, फैलने से धान का पैदावार कम हो जाता है। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट का कहना है कि जब हम धान लगाते थोड़ी दूरी पे लगाएँगे तो और फैलने का मौका मिलेगा, उसे धूप लगेगा और उसके जो दाने होंगे वो पुष्ट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें टेक्निकलिटी इसमें इन्वॉल्व है। आप ये मत सोचिए कि कृषि जिस तरह से अब तक किया जा रहा है ट्रेडिशनली, उस कृषि की हम बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल ही मॉडर्नाइज़्ड कृषि की बात कर रहे हैं। मॉडर्नाइज़्ड कृषि का मतलब ये नहीं होता है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम सॉइल फ्रेंडली फर्टिलाइज़र देंगे, यानी खाद देंगे, फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, हम खाद देंगे, हम खाद बनाएँगे, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। और मान लो 500 एकड़ ज़मीन है, तो उसको हो सकता है 10 एकड़ ज़मीन हम खाद बनाने के लिए लगा दें। पशुपालन भी होगा वहाँ पे, दूध बनेगा, गोबर मिलेंगे, गाय का पेशाब हमको मिलेगा, जिससे हम पेस्टिसाइड तैयार करेंगे। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम कम करते जाएँगे, इन चीज़ों से। जो सीड हम बाज़ार से खरीद कर लाते हैं हर बार और वो सैकड़ों रुपए केजी मिलता है और फिर दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसको एक प्रोसेस डेवलप किया गया है, जिसमें गौमूत्र के माध्यम से या जानवर के पेशाब के माध्यम से उसको हम
उस पे जो पॉलिश जो होता है, कोटिंग होता है, उसको हम हटा देंगे, तो वो बीज से जो पैदावार होगा, उसको हम अगले साल के लिए बिहन के रूप में रख सकते हैं। इस तरह से जो कॉस्ट अभी जो हम इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं आँख बंद करके, कृषि उत्पाद को बढ़ाने के लिए, उसको हम कॉस्ट को कम करेंगे। कॉस्ट को कम करेंगे, प्रोडक्शन का वॉल्यूम को बढ़ा देंगे और उसमें जितने भी तरह के लागत आ रहे हैं, नॉर्मली होता क्या है कि किसान अपने खेतों पे काम करता है, उसका पूरा परिवार उसमें लगा रहता है, लेकिन वह अपनी मजदूरी उसमें नहीं जोड़ता। वो केवल उन्हीं पैसों को खर्च को जोड़ता है, जो वो लेबर पेमेंट करता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है या अनाज बिहन खरीदने में लगाता है, फर्टिलाइज़र खरीदने में लगाता है। अपना वो ऐड नहीं करता है। इसीलिए अच्छा दूसरी बात है, सबसे बड़ी अहम बात ये है कि एक धान आपने उपजाया, धान का कीमत 1 केजी धान का कीमत कितना होगा, ये उत्पादक तय करेगा, ना कि दिल्ली में बैठा हुआ या डिस्ट्रिक्ट स्तर पर बैठा हुआ ऑफिसर डिसाइड करेगा। सरकारी तंत्र नहीं बल्कि स्थानीय जो लोग उस कार्य में लगे हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं, वो निर्धारित करेंगे और ईमानदारी से जो भी कॉस्ट आ रहा है, लागत लग रही है, उसका हिसाब-किताब ऑफिस वर्क वहाँ होगा, एक ऑफिस होगा, फुल फ्लेजेड ऑफिस होगा, जहाँ पे कंप्यूटराइज़ सिस्टम होगा, जहाँ पे एक्सपर्ट लोग होंगे, वहाँ पे डाटा एंट्री होगा और उसका जो एक्सपेंसेस और इनकम एक्सपेंडिचर जो है, वो सबका वहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से हम अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डेवलप कर सकेंगे। मेरा कहना ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप अभी भी उधेड़-बुन में हैं कि ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मॉडल जो ये लोकेश जी जो चर्चा करवाते हैं लोगों से, ये तो संभव ही नहीं है। ना तो हम तैयार हैं, ना 10 लोग हम तैयार कर सकते हैं। कैसे संभव है आप बताइए? आपको पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, इसके ऊपर डिटेल क्लास होना चाहिए सिस्टमैटिक और आप शायद क्लास कर भी रहे होंगे आप लोगों में से कुछ लोग। आप तैयार होइए, हम आपको डिटेल्स बताएँगे, समझाने की कोशिश करेंगे और यही बात आप अपने गाँव में लोगों को बताइए और तैयार कीजिए और उनको बोलिए कि रोज़गार हम शहरों में जाकर के ढूँढ रहे हैं, किसी के अधीन काम कर रहे हैं, वो रोज़गार हम अपने खेतों पे तैयार करेंगे और उसका मालिक हम होंगे और उसका मज़दूर भी हम होंगे। हम ही खेतों पे काम करेंगे और हम खेत हमारा है इसलिए हम मालिक भी हैं। तो हमारा जो एक अभिमान है, हमारा जो एक मन है, इच्छा शक्ति है, वो हमेशा ऊँचा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग को मेंटली तैयार करना होगा लोगों को। देखिए, ये सारे कार्य सहकारिता के ऊपर आधारित होंगे। हम रेशनली जो सहकारिता का नॉलेज रखते हैं, जो पॉपुलर नॉलेज है सहकारी संस्थाओं का, सहकारी समितियों का, सहकारिता का, उसको हम समझेंगे, हमारे पास एक्सपर्ट हैं, वो आपको क्लास देंगे कि सहकारिता का जो आंदोलन है, सहकारिता जो संस्था है, वो कैसे बनता है? कैसे हम शेयर बनाएँगे? किस तरह से हम लोगों को जोड़ेंगे? किस तरह से उनको लाभांश निर्धारित करेंगे? और जो उत्पादन होगा उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। पहले आप मेंटली प्रिपेयर्ड होइए समझने के लिए। बहुत सारी बातें हैं। ये नई अर्थव्यवस्था है। ये नई अर्थव्यवस्था नहीं है, ये बहुत पुरानी अर्थव्यवस्था है। लेकिन आज जो हम विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी बनाने की बात कर रहे हैं, यह एक नवीन संरचना में बना हुआ है अर्थव्यवस्था। इसलिए हम ट्रेडिशनल अर्थव्यवस्था अब इसको नहीं कहेंगे, एक क्लासिकल अर्थव्यवस्था हो सकता है, जिस तरह से लोगों की जो आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें। तो इसका जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसका कुछ सिद्धांत है, मैंने बताया आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम मिनिमाइज़ करेंगे, जो जो प्रोडक्शन होगा, उत्पाद होगा, उसका मूल्य निर्धारण हम स्वयं करेंगे और जो भी अनाज होगा उसका भंडारण किया जाएगा और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुहैया कराया जाएगा। उसके उपभोक्ता भी हम ही होंगे, उत्पादक भी हम ही होंगे। जो उत्पादन में नहीं लगे लगे हुए हो सकता है उसका वितरण में लगे हुए हों।
हो सकता है एग्रो इंडस्ट्री में लगे हुए हों, प्रोसेसिंग यूनिट में लगे हों, हो सकता है एग्रीको इंडस्ट्री में लगे हुए हों। लेकिन स्थानीय स्तर पे जितने लोग हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही हम ग्रामीण स्तर पर उत्पादन करेंगे। यानी उत्पादन का ध्येय होगा स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, बेचने के लिए नहीं सोचना है। इस नीति को यदि हमारा किसान समझ ले, तो फिर आज जो आंदोलन जो चल रहा है किसान आंदोलन, उसका कोई औचित्य ही नहीं है। और सरकार को ये जो नियम बदला है, उसका कोई बात ही नहीं आता है। सरकार तो पूंजीपतियों के इंटरेस्ट में ये काम कर रहा है, आम जनता के इंटरेस्ट में थोड़ी कर रहा है। आम जनता के इंटरेस्ट में काम करना है तो वो कह दे कि आप जो वस्तु का उत्पादन करते हैं उसका मूल्य निर्धारण आप करेंगे और आप सहकारिता के आधार पर उत्पादन को बढ़ावा दें। सरकार को ये करना चाहिए। सरकार कर सकती है लेकिन सरकार कभी नहीं करेगी, क्योंकि मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार सोचती है। क्योंकि ये जो सत्ता में आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, यही जो मुट्ठी भर लोग हैं उनको करोड़ों अरबों रुपया देते हैं, डोनेशन देते हैं और उनके पैसे पे गुलछर्रे उड़ाते हैं और एरोप्लेन में घूमते और लंबी चौड़ी भाषण देते हैं और व्यवहार में कुछ नहीं करते हैं। ये धोखा है। हम अपने स्थानीय लोगों को, ये जो बड़े स्तर पर एक षड्यंत्र के अंतर्गत धोखा हो रहा है हमारे साथ, उसका हम पर्दाफाश करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम इनकरेज करें। लोगों के मन को तैयार कीजिए कि घर से बाहर आएं और सहकारिता के महत्व को समझें और इस पे कार्य करें। आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, इस पे डिटेल क्लास लिया जाएगा और आपके मन को तैयार किया जाएगा ताकि आप उसी लाइन में सोचना शुरू करें। आप अभी बैठे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक करने में, लेकिन आप अपने रोजगार की बात सोचने लगते हैं, वहीं पे खत्म हो गया। जब इस तरह से आप अपने-अपने बारे में सोचेंगे, तो फिर तो सहकारिता है ही नहीं, तो आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी डेवलप नहीं होगी और सब जो है बेकार हो जाएगा, किया धरा। तो इसमें ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। दूसरा एस्पेक्ट है इसका क्रय शक्ति में विकास, परचेजिंग कैपेसिटी। दूसरा है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उत्पादकता जो है हमारी मिट्टी की जो उत्पादकता है उसको टेस्ट करेंगे, सॉइल टेस्ट करेंगे और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो देसी तरीका है, जो ट्रेडिशनल तरीका है, जैसे गोबर का कंपोस्ट बना लिया आपने या और भी जो केचुआ वाला जो है या और भी नए-नए तरीके हम एडॉप्ट कर सकते हैं और हम अ अ, बायो फ्रेंडली हम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का हम निर्माण करेंगे। सॉइल का जो क्वालिटी है उसको हम देखेंगे। सॉइल इरोज़न, जैसे बरसात होती है और मिट्टी बह कर के चला जाता है, इसको हमें देखना होगा क्योंकि उर्वरा शक्ति भूमि के ऊपर वाली जो मिट्टी होती है उसी में होती है और पानी जब बहुत ज़ोर से वर्षा होती है और पानी जब के साथ जब मिट्टी बह जाता है तो उसके साथ उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है। इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात है कि जो भी हमारे पास पैसे हैं, जो भी संसाधन है, अर्थशक्ति है, वो हम स्थानीय प्रोडक्शन में लगाएँगे। पैसे को जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं है। कहा गया है कि पैसा का चलन जितना ज़्यादा होगा, लाभ उतना ही मिलेगा। हम बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, तो क्या बैंक में पैसा ऐसे ही बैठा रहता है? नहीं, वो बड़े-बड़े उद्योगपति लोन लेते हैं, बैंक लोन देती है जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है और वो जो है वो इंटरेस्ट देता है बैंक को, उसी में से थोड़ा इंटरेस्ट हमको मिलता है। तो बैंक ज़्यादा कमाता है और हमें उसका हाथ उठाई जो है देता है। अब आप बताइए बैंक आजकल 7.1% दे रहा है या 7 पॉइंट या उससे भी कम दे रहा है, साल भर में। ये कोई मीनिंग है? ऐसे पैसा अटका करके रखने से कोई फ़ायदा होगा? हम सारे पैसे बैंक से निकाल करके और हम ट्रैक्टर खरीद लेंगे या खेती में लगाएँगे उसको और उससे हम पैदावार करेंगे। एक साल में हम कई फसलें निकाल सकते हैं। एक साथ हम कई फसलें निकाल सकते हैं जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो कहा गया कि जो पैसा है, उसका चलन में आना चाहिए। अर्थशक्ति हमेशा चलायमान होना चाहिए। इससे भी हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और ये जो प्रोडक्टिविटी है, लोगों लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेगा,
इससे संबंधित जो प्लानिंग होगी, वो एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट जिसे हम समाज कहते हैं, उसका जो लक्ष्य है उसके मुताबिक हम उसकी प्लानिंग करेंगे। ये प्लानिंग का पार्ट है। प्लानिंग कैसे किया जाएगा, वो एक अलग क्लास है, एक अलग विषय है। लेकिन इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना होगा। जो भी उत्पादन होगा, वो कंज़म्पशन के लिए होगा और उत्पादन इस तरह से किया जाएगा ताकि उपभोक्ता का जो डिमांड है उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। चावल से पेट भरता है, लेकिन स्नैक्स के रूप में हम चावल से बने हुए प्रोसेस जो प्रोडक्ट हैं, उसको हम तेल में छान देते हैं और उसको हम खाते हैं। हल्का होता है, खाने में स्वादिष्ट होता है। तो उपभोक्ता के टेस्ट के अनुसार, उसकी ज़रूरतों के अनुसार हम उत्पादन में परिवर्तन भी लाएँगे। यदि हम देखते हैं कि एक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट में जो हम प्रखंड लेवल पे प्लानिंग कर रहे हैं, ग्राम स्तर पे प्लानिंग कर रहे हैं, हो सकता है कि गाँव स्तर पर भी अलग-अलग ढंग से प्लानिंग किया जाए। ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, टोपोग्राफी को देखते हुए, मिट्टी की उर्वरा क्षमता को देखते हुए, पानी की अवेलेबिलिटी को देखते हुए, जो हमारी आर्थिक प्लानिंग होगी, वह भी वैरी करेगा। तभी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। पर्पस होगा कि हम अधिक से अधिक उत्पादन लें और लोगों को रोजगार दें और लोगों को सस्ते दर पर हम उनकी आवश्यकता की चीज़ों को मुहैया उन्हें करवाएँ। ये सारी बातों को हमें रख कर के आर्थिक प्लानिंग करना होगा, लेकिन पहले सहकारिता का जो आंदोलन है, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, इसके महत्व को लोगों तक पहुँचाना होगा। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप 10 लोगों को पहले तैयार करो। यदि आप 10 लोगों को तैयार नहीं कर सकते, तो फिर विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के बारे में आप और क्या कर सकते हैं? पहले आप अपना मन तैयार कीजिए, लोगों का सहमति बनाइए और उसके बाद आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे। आप डायरी बनाइए, नोट करिए, एक-एक चीज़ को। हम आपको लिटरेचर देंगे, उसको आप पढ़िए और आप जहाँ भी हो, जो राजस्थान में है, तो राजस्थान का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो टोपोग्राफी है, वहाँ का जो वर्षा जो वा रेनफॉल का जो लेवल है, वहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे ट्रेडिशनली जो चीज़ें हो रही हैं, उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रख कर के वहाँ की आर्थिक प्लानिंग बनाएँ। मान लो बिहार, यूपी है, जहाँ बारिश होती है, जहाँ मानसून आता है, पानी बहुत होता है, फ्लड आते हैं, वहाँ पे दूसरी तरह की प्लानिंग होगी, प्लानिंग वैरी करेगा। ये बहुत ही प्रगतिशील तरीके का चीज़ है। तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। प्रोडक्टिविटी की बात आ गई, तीसरा है परचेजिंग कैपेसिटी। लोगों की क्रय शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहना चाहिए। नए-नए रिसर्च होते रहेंगे, साइंस आगे बढ़ता जाएगा और लोगों के टेस्ट में भी परिवर्तन आते जाएँगे। एक ही चीज़ खाते-खाते लोग ऊब जाते हैं। जिस तरह से आप सुबह में कुछ खाते हैं, दोपहर में कुछ और शाम को कुछ, फिर अगला दिन कुछ और मेन्यू बनता है। कभी मूढ़ी चना खाते हैं, कभी अंकुरित चना खा लेते हैं गुड़ के साथ, कभी आप जो है दलिया बना लेते हैं, कभी चूड़ा का पोहा बनाते हैं और कभी जो है आप इडली बना लेते हैं, डोसा बना लेते हैं। कभी आप जो है भटूरे छोले-भटूरे बना लेते हैं। तो इस तरह से आपका अलग-अलग स्वाद है। तो आपके स्वाद के अनुसार जो ज़मीन उपलब्धता है, जो संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज़ हो या प्राकृतिक रिसोर्सेज़ हो, उसका हम अधिक से अधिक उपयोग करके और हम लोगों को उसके उसमें लगाएँगे, रोज़गार भी बनेगा, प्रोडक्शन होगा और हमें वायबल रेट पे सस्ते दर पर सस्ते यानी कि हमारी क्रय क्षमता के अनुकूल दर पर हमें साधन उपलब्ध हो जाएँगे और हम इस तरह से अपने को आत्मनिर्भरता की यही प्रक्रिया है, यही काम आज या आने वाले कल को भी यदि कोई आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो उसे शहर छोड़ कर के गाँव में आना पड़ेगा और गाँव में सहकारिता के आधार पे कृषि कार्य को व्यवस्थित करना पड़ेगा, उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, एग्रीको और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम
जो है, जो भी चीजें उसका उत्पादन होगा उसको स्थानीय स्तर पर ही हम उपलब्ध कराएंगे। उसका व्यापार जो होगा उसको उसको हम संग्रहण करेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा, जो चीजें हमारे यहाँ उत्पादन नहीं होता है, उस चीज को जिस भी यूनिट में उत्पादन होता है, प्रखंड में होगा या सामाजिक आर्थिक इकाई में होगा, वहां से हम अदला बदली करेंगे। इस अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था या प्रखंड स्तरीय आर्थिक जो व्यवस्था होगी, नीतियां बनेगी, योजनाएं बनेंगे, उसमें पैसे का चलन नहीं होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली होगा, जो पहले चल रहा था। हमने देखा है बचपन में कि चावल से, गेहूं से कपड़े लिए जाते थे, बर्तन लिए जाते थे और महिलाएं चूड़ियां लेती थी। ये सब वस्तु विनिमय प्रणाली से चलता था। तो इस क्षेत्र में चिंतन करने की जरूरत है। इस पे सही ढंग से जानकारी की जरूरत है। तो मैंने आपको एक भूमिका आपको दिया। प्रखंड स्तर की प्लानिंग, उसके भी कुछ एस्पेक्ट हैं, तो हम बाद में बताएंगे। पहले हम आपसे कुछ प्रश्न लेना चाहेंगे आगे बढ़ने के पहले। आपकी जो जिज्ञासा है, वो हमने जो वक्तव्य रखा है उससे संबंधित आपके विचार हम लेना चाहते हैं। आप दूसरे विचारों को आप मत लाइए यहाँ पे। पॉइंट बात कीजिए। जी जी, रुकेश जी। कोई प्रश्न है भाइयों आपका, तो वो प्रश्न कृपया साझा कर सकते हैं। पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो कार्य होना है, कैसे होना है और अब अपने क्षेत्र में किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई दुविधा हो आपके जहन में, विचारों में, तो कृपया वो पूछिए ताकि आपको स्पष्टता हो कि कैसे आप अपने क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको सभी को थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। कुछ बातें ऐसी हैं कि थोड़ा सा जो टर्मिनोलॉजी है या शब्द का की वजह से ऐसा लग सकता है, लेकिन मैं आपको एकदम 100% एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये व्यवस्था है, जो ये योजना है, ये इस योजना का जो जितना भी कार्य है वो पूर्ण रूप से मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर है और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण वितरण हो। इस तरीके से इसका सिद्धांत और इसकी नीतियाँ बनाई गई हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार से प्रकृति और मानवीय मूल्यों का दोहन नहीं होता। चाहे प्रकृति का कोई भी जीव हो, उसकी अधिकतम विकास के साथ विवेकपूर्ण तरीके से उसकी नीतियाँ बनाई जाती हैं उनके लिए। इसलिए ये तो आप 100% अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी भी प्रकार कोई टर्मिनोलॉजी यदि आधुनिक है, यदि किसी आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें केवल संतुलन लाने के लिए हैं और जैसी जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से हैं। और जो चीज़ें उपयोग नहीं की जा रही हैं उनको भी ध्यान में रखकर उनका अधिकतम उपयोग किया जाएगा। और उनके साथ पूरा एक जो परमात्मा की संतान के रूप में जो हमारा संबंध है, उस तरह से एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाएगा। तो ये बिल्कुल, इसलिए इसका कोई आधुनिक उससे या पूंजीवादी व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है। तो ये बात सभी ध्यान में रखें। ये एकदम आध्यात्मिक दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत है, जो हमारे पूरी ऋषि मुनियों की परंपरा के आधार पर चल रहा है। और स्पष्टता की कुछ जानने की जरूरत होगी तो और हम इस पर चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न आप रखिए इस व्यवस्था को समझने के लिए कि आप अपने क्षेत्र में कैसे मिलकर योजना बना सकते हैं और उसके लिए आपको अपने अंदर क्या जानने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए। तो ये आप करेंगे तभी भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कैडर तैयार होंगे और वो अपने अपने क्षेत्र में, ग्राम में अपने लोगों को इकट्ठा कर सकेंगे। जब हम और आपके अंदर ही एक जोश नहीं होगा, जज्बा नहीं होगा कि हमें अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना है, लोगों को कैसे इकट्ठा करें, क्या प्लानिंग करें, क्या चीज़ हमें बनानी है, तो हम किस आधार पर बात करेंगे। तो ये जानने के लिए कुछ भी आपके मस्तिष्क में प्रश्न आए तो कृपया पूछिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार, बोलिए। एक्चुअली मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ। हाँ जी जी जी। जी,
यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो खेती होती है वो ट्रेडिशनल होती है, पारंपरिक खेती होती है लगभग लगभग बहुत जगहों पर अभी भी, पहाड़ों में या फिर इधर उधर। और जो इरिगेशन वगैरह जो भी होता है वो भी नदी नालों के द्वारा ही उसका मतलब वहीं से उसकी व्यवस्था होती है। जी जी और तो है ऐसा कि यहाँ के लोग हैं बहुत मेहनती, वो बिना सॉइल टेस्टिंग के भी जो उगाना चाहते हैं वो उगा देते हैं अपनी मेहनत के बल पर। बहुत अच्छा। जी। तो एक्चुअली होने के लिए अगर सॉइल टेस्टिंग हो जाती है, कहीं पर सॉइल टेस्टिंग हो जाती है मिट्टी की, किस प्रकार की मिट्टी है, क्या है, कितनी उसमें जैसे भी आप बात कर रहे थे ह्यूमस है नहीं है, क्या उसमें प्रोडक्शन क्या मतलब उत्पादन हो सकता है उसमें, तो ये सारी जानकारी होने के बावजूद भी वो कर पाते हैं। अगर ये हो जाता तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक चीज। दूसरी चीज क्या होती है, उत्पादन हो जाने के बाद, क्योंकि वो लोग अभी भी आपको पता ही यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार की खेती होती है। ठीक है, खरीफ में चावल उगाते हैं, रबी में गेहूं उगाते हैं, बस हो गया और कुछ नहीं है। और अगर कुछ और उगाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, जैसे कि इन्होंने गेहूं के साथ आलू लगा लिए, तो आलू लगा लिए, उसके बाद लहसुन लगा लिया, कुछ और भी चीजें हैं, अलसी लगा ली। तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि मार्केटिंग नहीं हो पाती है। मेन दिक्कत यही है कि उसका वितरण नहीं हो पाता है। होने के लिए डिमांड उसकी होती होगी कहीं और, लेकिन हमारे पास यहाँ पर लोगों के पास ये मुख्य समस्या रहती है। अभी बीच में मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा था कुछ एसएसजी को लेकर के। उसमें मशरूम का उत्पादन करने की सोची थी, हो भी रहा है कहीं पर तो। लेकिन वो उत्पादन प्रोडक्शन हो जाता है, प्रोडक्शन आने लग गया है, लेकिन बात वहीं पर आती है कि इसकी मार्केटिंग कैसी होगी, वो बिकेगा कैसे, क्योंकि इसमें हम लोग जो है ना आपस में मिल बांट के काम कर रहे हैं। तो वो हो सबके पास रहा है जो प्रोडक्शन है, जैसे आलू की बात करें, आलू सबके पास हो रहा है, लेकिन जाएगा कैसे जो सुनिए आलू सुनिए, खरीदा है लोगों ने। हाँ जी मैं समझ गया आपका कहना। हाँ देखिए, हम जिस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, जी ये ट्रेडिशनली जो भी आप उत्पादन कर रहे हैं या लोग उत्पादन कर रहे हैं, वो व्यक्तिगत स्तर पे कर रहे हैं। मार्केटिंग भी व्यक्तिगत स्तर पर ही वो देख रहे हैं मार्केट। एक्चुअली मेरा अभी मैं मेरा मेरा अभी कहना मेरा जी कहना जी आप सुन लीजिए मैं क्या जी कहना जी चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरा कहना है कि हम कोऑपरेटिव के आधार पे हम्म प्रोडक्शन करेंगे हम्म और उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करेंगे जिसका उपभोक्ता हमें रेडीमेड स्थानीय स्तर पे ऑलरेडी हैं। हम उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जो संभावना है। मैंने बिल्कुल सॉइल टेस्टिंग, बिल्कुल। क्लाइमेट, टोपोग्राफी और वाटर लेवल की सारी बातें हमने हम्म, इसीलिए कहा कि उसकी जी जी प्लानिंग अलग तरह से होगी। जी जहाँ पे आलू हो सकता है, आलू उगाइए ना आप। जी आप जी धान चावल उगाने के लिए क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल। जहाँ पे गेहूं होगा वहां गेहूं ही उगाना है। हम्म आप चावल उगाने का मत सोचिए आप। महाराष्ट्र में काली मिट्टी है, कपासी मिट्टी, वहां बिल्कुल पे कैपेसिटी। ज्वार होता है, वहां पे फ्रूट्स होते हैं। तो जहाँ हम्म पे जो क्लाइमेट है, जो मिट्टी का जो नेचर है, उसके अनुसार आप उत्पादन कीजिए। हम्म और वो जो उत्पादन हो रहा है उसको पहले लोकल लोगों की आवश्यकता को पूरा करना है, उसके बाद मार्केटिंग की बात। मार्केटिंग जो होगा वो लोकल स्तर पर ही होगा। हम्म और जो सरप्लस बचेगा हम भंडारण की व्यवस्था रखेंगे। जो हम्म एक्स्ट्रा जो उत्पादन होगा, जैसे मान लो कि फल हो रहा है, फल हम्म आप बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रखेंगे। यदि कोल्ड सही बात। स्टोरेज में रखता है तो उसका जो क्वालिटी है खराब होगा, हम्म क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में भी बहुत ज्यादा दिन तक सामान, खास करके फ्रूट्स या वेजिटेबल रखने की जरूरत रखना नहीं चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो कार्बोनेटेड कार्बन ऑक्साइड जो होते हैं, कूलिंग इफेक्ट जो लाता है, हम्म वो तो कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, वो भी उसमें इफेक्ट डाल रहा है ना, जो खाने की चीज है। बिल्कुल बिल्कुल उससे सर फिर बिल्कुल। आपको रोग पैदा होगा। जी हम जहाँ पे मानवीय मूल्यों को, मानव जीवन की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, तो जीवन हम्म रक्षा के जो साधन है उसकी क्वालिटी को हम मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे कि जो भी जी फ्रूट्स की आवश्यकता हमारे है, तो लोगों के लिए, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम प्रोसेसिंग में डाल देंगे। वहां पे इंडस्ट्री रहेगा ना, जी जी हम जी उसमें जैम बना देंगे, जेली बना देंगे, उससे रस निकाल लेंगे, उसको हम जो एसेंस है रस का उसको रख लेंगे और फिर जी बाद में हम उससे दूसरा आइटम बना लेंगे। हम्म
तो मेरा कहना है कि मार्केट ढूंढने के लिए हमको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इंडिविजुअल लोग प्रोडक्शन कर रहा है, तो जहां भी इंडिविजुअल प्रोडक्शन होगा वहां पे हर चीज की असुविधा आएगी। और बिल्कुल मिला जुला के आज के डेट में जो खेती हो रही है वो नुकसान वाला सौदा है, इसलिए आज के डेट में कोई खेती करना नहीं चाहता है। बिल्कुल। इंडिविजुअली अपने जमीन पे उतना ही करता है जितना से उनका चावल दाल रोटी जो भी तो आवश्यकता अपना है अपना गुजर बसर के पूरा लिए बस। जीवन और निर्वाह बाकी खेती जो है करते हैं। जीवन, बाकी उसको बेचने का सोचता है। तुम कहाँ बिल्कुल बेच रहे हो, मार्केट कहाँ ढूंढ रहे हो? बिल्कुल। मार्केट वही है जहाँ प्रोडक्शन है, वही मार्केट भी है। स्थानीय के लोगों के द्वारा सहकारिता पर आधारित उत्पादन कार्य भी किए जाएंगे और उन्हीं लोगों के बीच उत्पादित वस्तुओं का डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। वहां पे कंज्यूमर सेंटर्स रहेंगे, दुकानें रहेंगी क्लस्टर रहेंगे। और हाँ, और वहां पे लोग ले जाएंगे। जैसे कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल जैसे सर। मान लो कि आलू का सीजन में सभी लोग आलू ही पैदा क्यों करेगा? हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आलू की मान लो जरूरत है तो 10 एकड़ में आलू पैदा करेंगे। फिर उसके बाद दूसरी चीज की जरूरत है जो उस सीजन में हो सकता है उस मिट्टी में, उसको पैदा करेंगे, सरसों उगाएंगे या जो भी उगाएंगे, जो भी हो सकता है, या दूसरी सब्जी उगाएंगे हम, क्योंकि केवल आलू खाने से तो काम नहीं चलेगा। अब हम बिल्कुल। देखते क्या है कि जहाँ आलू उगा रहा है सीजन में तो आलू ही उगा रहा है, जहाँ पे प्याज उगाना है तो केवल प्याज ही उगा रहा है क्योंकि रेट बहुत अच्छा मिल रहा है। हम बेचने के लिए उत्पादन कर रहे हैं। जो यहाँ प्रश्न ये है कि क्या हम बेचने के लिए उत्पादन कर रहे हैं या लोगों को जिंदा रखने के लिए उत्पादन कर रहे हैं? इनकम बढ़े, जैसे वाणिज्यिक खेती हो। हाँ, तो देखिए जी। वाणिज्य के लिए हम खेती नहीं करेंगे। आर्थिक विकेंद्रीकरण का मूल मंत्र है कि उपभोग के लिए हम प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन करेंगे। ओके। जो जिन चीजों की हमें जरूरत है पहले उन चीजों का उत्पादन करेंगे हम। ठीक है। और जितना वॉल्यूम उत्पादन से हमारे लोगों की जरूरतें पूरा हो जाएंगी, उतना जमीन पे हम उन चीजों का उत्पादन करेंगे। बाकी जो दूसरी जरूरत है वो दूसरी जमीन पे करेंगे। सर बिल्कुल सही। ये चीजें जो आपका कॉन्सेप्ट है ये तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि भैया मैं यही कह रहा हूँ कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आर्थिक विकेंद्रीकरण का या ग्रामीण अर्थव्यवस्था, दोनों एक ही चीज है। बिल्कुल बिल्कुल ग्रामीण बिल्कुल अर्थव्यवस्था विकेंद्रीकरण पर आधारित है। बिल्कुल। विकेंद्रीकरण जो है सहकारिता, उसका आधार सहकारिता है। जब तक जी। सहकारिता तुम नहीं लाओगे जो नैतिकता के मूल्यों पर आधारित है, मानवीय मूल्यों पर आधारित है। नैतिकता जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आदमी जी। यदि नैतिकवादी नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, बात का वचन का पक्का नहीं होगा, कर्तव्यनिष्ठ नहीं होगा, तो फिर हर जगह धोखा, जहां पाएगा वहां धोखा देगा। जिस तरह बिल्कुल से सही। ब्यूरोक्रेसी में और ऑफिसर लोग बना दिए गए, उनको पेमेंट मिलता बिल्कुल है और जहां मौका मिलता है वो अपना वो ब्राइब लेता है लोगों से। बिल्कुल। और वही चीज ये क्या कहते हैं, ये कंपटीशन प्रतियोगिता को बढ़ावा वो देती है। अनहेल्दी कंपटीशन है समाज में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मानसिकता को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए आपको इस बात को समझना होगा कि उत्पादन उपभोग करने के लिए, यानी स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हम उत्पादन कर रहे हैं, ना कि उसको बेच करके पैसा कमाने के लिए। बिल्कुल 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 आप पहले उत्पादन पर ध्यान दीजिए ना भाई। आप पहले बिल्कुल। चावल उगाइए ना, गेहूं उगाइए ना, आलू उगाइए ना, प्याज उगाइए ना। और आपको यदि पैसा कमाना है तो आप जो हम्म। प्रोसेसिंग यूनिट किस लिए बनाया गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आलू से चिप्स बन जाएगा। जो जो आलू आप 10 रुपए में बेचते हो और उसका चिप्स 200 रुपए केजी खरीदते हो, तो ये जो चिप्स, आलू से चिप्स बना, आलू का उत्पादन किया और जितनी सब्जी के लिए जरूरत है क्वांटिटी उसका कैलकुलेशन करके रख लिया, उसका भंडारण कर दिया। बाकी जो सरप्लस हुआ उसको हम चिप्स में डाल दिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट उद्योग में डाल दिए, चिप्स मतलब बन सीधी गया, सी उसका बात। पैकिंग कर दिए। और हम लोगों के वही लोग जो आलू जी। सब्जी में, वही लोग जो है नाश्ता में चिप्स खाएगा स्नैक्स के रूप में। बिल्कुल सर। तो मेरा कहना है कि आपको बाहर भेजने के लिए सोचना क्या है, आप पैसा कमा रहे हैं। देखिए मेरा कहना है कि आलू यदि 10 रुपए पड़ा तो चिप्स को आप 50 रुपए बेचिए,
फिर भी जो आज के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप जो है जो आप कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, उससे तो कम पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि हम आयात प्रतिस्थापन करेंगे अपने ग्रामीण इस अपने लेवल पर। देखिए, आयात की बात यहाँ नहीं आ रही है। नहीं यहाँ बात मतलब आ रही है कि स्थानीय जो मानवीय और प्राकृतिक जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, उसका हम मैक्सिमम उपयोग करेंगे उत्पादन में। जी। जितने लोग हैं, उनको हम कृषि कार्य में लगाएंगे। एक कृषि कार्य हल जोतने वाला नहीं रहेगा, वो मैन्युफैक्चरर भी रहेगा। और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है ना, तो जो वही चीज हो गई टेक्निकली कि साउंड हम है, लोग आईटीआई किए हुए हैं, डिप्लोमा जी किए जी हुए हैं, टेक्निकली बिल्कुल साउंड है, स्किल्ड जो लेबर है, उनको हम लगा देंगे प्रोसेसिंग यूनिट में, पढ़े लिखे लोगों को। जी पढ़े लिखे लोग खेती में भी लगेंगे, क्योंकि जी कितना कंपोस्ट देना है, कितना अनाज देना है, सुपरविजन होना चाहिए ना। तो पढ़ा लिखा बिल्कुल कॉन्शियस आदमी, ट्रेंड आदमी नहीं रहेगा, वो खेती का काम कैसे करेगा? बिल्कुल सर। आपने जो इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन और एमए कर लिए, खाली डिग्री लिया, आपको अनुभव तो कुछ है नहीं। हम्म अनुभव के लिए जो भी जॉब आपको दिया जाता है, उसके लिए आपको विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। तो जी खेती कार्य करने वाला जो किसान होगा, वो अनपढ़ गँवार नहीं होगा, वो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा। हम्म उसको अब ट्रैक्टर चलाना है, उसको अब ट्रैक्टर के माध्यम से बीज भी बोना है, ट्रैक्टर के हम्म, माध्यम से या मशीन जो धान या गेहूँ काटने वाला जो होता है, वो भी आपको चलाना है। तो पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी नहीं रहेगा, टेक्निकली साउंड आदमी, ट्रेन्ड आदमी नहीं रहेगा, तो खेती का काम कैसे करेगा? तो ये बिल्कुल खेती वो पुरानी खेती नहीं है, जो आदमी दिन भर लगा हुआ है उसमें। जो काम ट्रैक्टर 1 घंटे में कर सकता है, 10 आदमी जो है वो 10 घंटे लगेगा उसको। टेक्नोलॉजी ले ला करके हम कुछ अपना बस टेक्नोलॉजी नहीं नहीं रहेगी हमारी, हमारा समय बचेगा, कॉस्ट बचेगी। हाँ, और वही आदमी जो खेती का काम कर रहा है, 4 ही घंटा काम करेगा, और 4 हम्म घंटा जो प्रोसेसिंग यूनिट में जाके काम करेगा। सही बात है। तो उसको इधर का भी उसको वेजेस मिल रहा है, इनकम हो रहा है, और वहाँ जो प्रोडक्शन में लगेगा, वहाँ भी आपको उद्योग में लगेगा, वहाँ से भी पैसा मिल रहा है, तो आपका इनकम डबल हो गया ना। मान लो बिल्कुल। दिन में 500 रुपए आपका वेजेस है 8 घंटे का, तो आपको हम्म 500 रुपए इधर भी मिल गया, 500 उधर मिल गया, तो 1000 मिला ना जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा तो बहुत अच्छी है, ये इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नहीं, नहीं, एक नहीं, देखिए, इम्प्लीमेंट हो जाए की बात नहीं है, हम्म, इम्प्लीमेंट आपको करना है, जी समझना आपको है, आपको ट्रेंड होना है, और लोगों को जाकर के समझाना है, उनमें जागरूकता पैदा करनी है। हम्म तो इसकी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। ये जो हम जो चर्चा कर रहे हैं, एक कैजुअल एक हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम्म, विधिवत डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं। जी ये कोई विधिवत क्लास नहीं हो रहा है। जी जी इसका बिल्कुल। एक अपना बैकग्राउंड है, पूरा एक अपना रूपरेखा है। वो सारी चीजें जब आपके ज़हन में आ जाएगी, तब हम्म आप सोचना करेंगे, सोचना शुरू करेंगे कि हमारा जो उत्तराखंड में अभी जो परिस्थिति है, उन परिस्थिति में जो हम काम कर रहे हैं, वो तो बहुत पुरानी जो है परंपरा है या काम है। हम्म उसको हम कैसे उसको हम वायबल बनाएँगे? आपका हम्म, दिमाग जाएगा। आप चिंता जी मत कीजिए। आप ठीक समझने की है। कोशिश कीजिए, आप समझने की ठीक है सर, कोशिश ठीक है। कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, और जी समझ आज रहा न हूँ सर जी। कल आपको इसी आर्थिक विकेंद्रीकरण पर ग्रामीण स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, स्थानीय स्तर पर आपको काम करना होगा। और जी आज आपको बहुत ज़बूरन लग रहा है, आपको लग रहा है कि कोई आपके माथे ऊपर कुछ थोप रहा है। जी कल जो है आप दौड़ करके हमारे पास आएँगे और बताएँगे कि आप आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात हमें समझाइए। उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ये नहीं सर, सारी आर्थिक पूंजीवादी विकेंद्रीकरण व्यवस्था बहुत खत्म होने अब वाली है, कोलैप्स होने वाली है। जी 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 महामारी, प्राकृतिक आपदा और मानवीय निर्मित जो विपदा है, जी युद्ध की भीषिका और बढ़ेगी भविष्य में, बिल कभी भी हो जी सकता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, प्रतियोगिता के इस कंपटीशन के इस युग में तो सर होना ही है। उस समय में आप क्या करिएगा बताइए? जी 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 वही तो सर। परमात्मा आपको सिग्नल दे रहा है कि शहर छोड़ो और गाँव में आओ। जी जी और सुना है कि 8 लाख जो लेबर जो है, अनऑर्गेनाइज्ड जो लेबर हैं दिल्ली का, वो ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं। बिल्कुल। जी कौन रहेगा दिल्ली में? कौन रहेगा मुंबई में? बिल्कुल। आज ये वायरस आया, कल दूसरा वायरस आएगा, परसों तीसरा। अभी देखिए कितना वायरस आ रहा है, कितना कीड़े-मकोड़े, फंगस फैल रहे हैं, आदमी हम्म तकलीफ में आ रहा है। क्या करिएगा आप बताइए आप?
आपके जी पास कोई बिल्कुल, उपाय है? सुरक्षित जगहों पर एक तो उन लोगों के पास ना घर ना कुछ ना वहां पर सब कुछ। बिल्कुल सर, सुरक्षित अपनी जान बचाने के लिए पहले शहर इंसान। गांव के लोगों को शहर में जो तलाश कर रहे थे आजीविका, उसका समय अब खत्म हो चुका है। जी ये बिल्कुल। बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। जी हमारी बिल्कुल बातों बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कर आप रहे हैं तक सर, पहुंच बिल्कुल रही है। एग्री करता हूँ। आप ये बिठा लीजिए कि शहर में जो आजीविका की तलाश यदि अभी भी जारी है, तो आप उसको मन से निकाल लीजिए और मन को गांव में कंसंट्रेट कीजिए। जी बिल्कुल यह जो एग्री कर रहा हूँ सर सर। कृषि सहकारिता और कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात जो हम कह रहे हैं, आर्थिक विकेंद्रीकृत नीतियों के तहत, जी जी उसको आप समझिए। उसके लिए मन जी आप तैयार कीजिए ना, आप मन से तैयार होइए ना, हम सब काम जी करेंगे। बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो अब ठीक हम है दीपक दूसरे जी, है से ना? कोई, हाँ, हाँ, जी धन्यवाद अब सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीपक जी, आप टच में रहिए। मैंने आपका नंबर सेव कर लिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और जी जो आपसे चर्चा हुई है उस विषय पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा और आपको सौभाग्य है सर, मुझे इतना जानने का मौका मिला। ये मुझे भी एक ग्रुप से लिंक मिला था, तो मैं जुड़ गया था। तो जी अच्छा लगा सर, बहुत धन्यवाद आप लोग आपका। जी, धन्यवाद जी। जी बात करिएगा दीपक जी को। जरूर जरूर सर जरूर। जी। और किन्हीं भाई का प्रश्न है तो कृपया वो साझा करिए। किन्हीं और भाई का कोई प्रश्न है तो वो कृपया साझा करें। नमस्कार गुरुजी। हाँ जी अक्षय जी। गुरुजी, हाँ इसमें आगे हाँ, मतलब नमस्कार अक्षय समिति जी। बनेगी कैसे और वो वर्किंग कैसे होगी, उसके लिए आगे ट्रेनिंग मिलेगी या आगे आप सहायता कर पाएंगे इस चीज में? देखिए, अक्षय जी, हम आवाज साफ ट्रेनिंग, नहीं आ रही है थोड़ा। हाँ, हम आपको देंगे। पहले आप मेंटली जो स्पिरिट है, जिस चीज की को मैं कहना चाह रहा हूँ, आप जो आज जिस चीज की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जी उसी को मैं उसी लाइन में मैं आपको आगे की बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मेंटली प्रिपेयर अपने आप को करना है, क्योंकि जी जब आपके जहन में बातें आ जाएगी, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, तभी ट्रेनिंग में मजा आएगा। नहीं तो आप अन्य मनस्क भाव से ट्रेनिंग लेंगे तो एक कोटा पूरा होगा, कोरम पूरा होगा। जी वैसा हम जी नहीं चाहते, उससे काम होने वाला नहीं है। ये मेहनत करने वाली बात है। आपको जन जागरूकता अभियान छेड़ना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था चाहिए और गांव का कोई आदमी बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों जी को मेंटली इतना तैयार कर दें, तो भाई गांव से बाहर नहीं जाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? बोले चलेगा, बैठो, एक साथ बैठते हैं, ग्राम सभा करते हैं, और आप जो है सहकारिता की बातों को बताइए, इन बातों को बताइए कि आपकी जो छोटी छोटी जमीन है, आप पूछे कि आपका कितना जमीन है, इतना जमीन है। आपका कितना आदमी, इतना आदमी है। आपका खर्चा चलता है, नहीं चलता है, तो क्या करते हैं? बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। आप बोलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या लगा? आपका उतना ही जमीन से आपके घर के सारे लोगों का खर्चा आपका चल जाएगा। लेकिन पहले मेरी बात सुननी होगी। समझ जी रहे मेरी बात? जी जी आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और अपने जैसे 10 लोगों को प्रिपेयर करिए अपने गांव में। जी आपको पूरी बातें, इसके पीछे जो पूरा एक नक्शा है, पूरा जो खांचा है, ढांचा है, वो आपको हम बताएंगे कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कैसे ये संभव है। जब दशरथ मांझी एक पहाड़ को काट करके रोड बना सकता है, तो क्या असंभव है इस दुनिया में? आप मुझे बताइए। जी तो असंभव नहीं। हमारी इच्छा शक्ति जो सोई हुई है, जो लोगों के अंदर में इच्छा शक्ति मर चुकी है, जो सुविधावादी बन चुके हैं, उन्हें झकझोरने की जरूरत है। उनकी रूह को, सोई हुई आत्मा को जागृत करने की जरूरत है, इस आइडिया से, इस विचार के साथ कि हमें यदि जिंदा रहना है तो हमें अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। और कैसे होगा? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। सहकारिता के आधार पर होगा। हम ईमानदार बनेंगे,
हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोगों को ईमानदार होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। आप चिंता काहे जी। कर रहे हैं? हाँ, एक तरफ बीमारी है, एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं हैं, तीसरा तरफ और भी बहुत सारी असुविधाएं हैं। आप कहाँ जाइएगा? आप बताइए। आज आप मरने के लिए बाध्य हो रहे हैं। गांव-गांव में आज जो कोरोना फैला है वो शहरों से आया है। शहरों से लोग गांव में भाग कर आते हैं, कोरोना फैला दिए हैं। अब जो है, अब गांव के लोगों को पिछले बार तो आपको हेलीकॉप्टर से लाया गया था कंपनियों में काम देने के लिए। ट्रेन में एसी का टिकट दे करके लेबर को, जो मजदूर हैं बिहार से, यूपी से, सबको बुलाया गया था। अब आपकी कंपनी कहेगी कि पहले कोरोना टेस्ट का सर्टिफिकेट लाओ, उसके बाद नौकरी देंगे। जी। और वो भी अपने पैसे से करवा कर लाओ। तब क्या करिएगा आप? वो तो आपके ऊपर कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। जो कि आप उनके पैसे की कमाई में एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का काम कर रहे हो, इसलिए आपको एरोप्लेन का टिकट दिया जा रहा है और एसी का टिकट दिया जा रहा है। आप ये मत सोचो कि आपका कंपनी का मालिक बड़ा दिलदार है, उदार है। नहीं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आपका एनर्जी का, शक्ति का, संसाधन का दोहन करके वो अपनी कमाई को मल्टीप्लाई कर लेगा कई गुना। आपको एक देगा, वो जो है 10 गुना कमाएगा। ये तो आप सोचते ही नहीं है। तो क्या हम कुछ पूंजीपतियों का गुलाम बनकर के बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना हमको पसंद है? बशर्ते कि गांव के खुले वातावरण में प्रकृति के साथ रह करके और अपना जीवन को, अपने भीतर जो एक आध्यात्म है, एक नैतिकता है, एक जो स्वाभाविकता है, उसको हम जिंदा रखने की कोशिश करें। एक तरफ शहरों का जीवन कृत्रिम जीवन है, आर्टिफिशियल लाइफ, वहां दिखावा है, प्रदर्शन है। गांव का जीवन दिखावे के लिए नहीं होता है, गांव का जीवन स्वाभाविक जीवन होता है। तो गांव में रह करके अपने अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, हर गांव को कैसे स्वावलंबी बनाएं, उसकी रूपरेखा हम आपको बताना चाहते हैं। जी। घबराने की बात नहीं है। अज्ञानता में घबराहट होती है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो आदमी आत्मविश्वास से भरा होता है। और आत्मविश्वास लाने के लिए हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। हम आपको धोखा में नहीं डाल रहे हैं, हम आपको पैसे का लालच नहीं दे रहे हैं कि आप कृषि उत्पादन करके और हमको दे दीजिए, जैसे रामदेव जी कर रहे हैं या दूसरा कोई और भी कर रहा है। सॉरी, नाम नहीं लेना चाहिए। जो इस तरह से प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं, पूंजीवादी व्यवस्था के, पूंजीवादी व्यवस्था इज नॉट द सॉल्यूशन। पूंजीवादी व्यवस्था आपको जानबूझ करके बेरोजगार रख, और आप तो जानते हैं कि जब इलेक्शन आने का रहता है तो रोजगार की घोषणा की जाती है। इलेक्शन कैंपेन में हम इतना लाख रोजगार दे देंगे, इतना ये कर देंगे, वो कर देंगे। और 5 साल पहले क्या कर रहे थे आप? जब सत्ता में आएंगे तब आप सब कुछ कर देंगे, और सत्ता के जब बाहर जाएंगे तो आप पंगु हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। सत्ता में आने के पहले वादे किए जाते हैं, सत्ता में आने के बाद चीफ मिनिस्टर अपना कान में तेल डालकर या रुआ डाल करके अपना सोया रहता है, उसको कोई गम नहीं है। ये कैसी राजनीति है? ये कैसी व्यवस्था है? ऐसी राजनीति में कैसी अर्थव्यवस्था आपके हाथ में रहेगा? आपके हित में, आपके कल्याण में कौन सोचता है? कोई नहीं सोचता। यदि आप नहीं सोचते तो आपके लिए दूसरा कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। ये सच है या गलत है? आप बताइए मुझे। जी, बिल्कुल जी। अपना हित और कल्याण अपने ही इन दोनों हाथों से करना होगा। उसके लिए मन तैयार कीजिए, हाथ में साधन आ जाएंगे। कहते हैं ना कि सारा चीज इसी धरती पे है, लेकिन जिसमें पुरुषार्थ नहीं है, जिसमें दृष्टि नहीं है, वो कंगाल का कंगाल ही बना रहता है। जी। तो हम कर्म में विश्वास करते हैं, हम नीति और धर्म में विश्वास करते हैं, हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, और हमें मानते हैं कि जो भी संसाधन परमात्मा ने हमें दिया है, चाहे शारीरिक क्षमता के रूप में दिया हो, या मानसिक इच्छा शक्ति के रूप में दिया हो, या अर्थ शक्ति के रूप में दिया हो, या जमीन के रूप में दिया हो, पानी के रूप में दिया हो, हवा के रूप में दिया हो,
उसका हम किस तरह से अधिक सदुपयोग कर सके सबके कल्याण के लिए। यही है आर्थिक विकेंद्रीकरण या ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उन्नयन की बात। इसके लिए आप लोग तैयार होइए, सब ठीक हो जी, जाएगा। जी, जी, जी। बोलिए, और ठीक किसी को है, कोई प्रश्न है आप ले लीजिए। ठीक है। अब मुझे लगता है समय हो गया है और ठीक है, समय हो चुका आगे है। क्या है कि इस विषय पे थोड़ा और फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों में से जो लोग इच्छुक हैं, अजीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये अजीत जी का माइक है। अजीत जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो अ, बात आगे कह सकते हैं, आगे की चर्चा में, या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है? ठीक है, तो जी। सबों को नमस्कार, अ, धन्यवाद। तो ठीक है दादाजी, आगे की फिर आगे चर्चा का में जो हम लोग सत्र है आपस प्रश्नों में को लेंगे परस्पर चर्चा कर और लीजिए जो कि भी लोग। कोई अ, समस्या होगी या किस तरीके से इसकी एक ठीक है लोकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार जी, धन्यवाद। हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ, जी। अक्षय जी आपका कोई और प्रश्न है क्या? नहीं, बस धन्यवाद, नमस्कार जी आपको। हाँ, जैसा भी ठीक होता है मैं ठीक संपर्क कर ठीक ठीक अच्छा, ठीक। ठीक है। तो आगे के लिए सभी लोगों की राय लेकर कि किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, और बात ये है कि ये वो सेशन नहीं था जिसमें आपको कुछ तकनीक बताई जाए। वो जैसे और भी थे सेशन हुए हैं खाद के, जैविक खेती के, या जैविक खेती की तकनीकें, और किस प्रकार से ग्राम विकास में जो अ अ अर्थ को जनरेट करने के लिए फूड प्रोसेसिंग की यूनिट हैं, जो उद्यम है, वो क्या-क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर नहीं था ये। ये सत्र है योजनाओं के ऊपर, एक दिमाग में रख कर कि हम कैसे व्यवस्थाएँ बनाएँ। तो ये उसके ऊपर सत्र है, इसलिए आप लोग थोड़ा अपना अपने विचार परिपक्व करके रखिए कि इनके आधार पे हम अपने क्षेत्र में क्या करना है। उसके लिए आप हमसे जुड़िए, आचार्य जी से जुड़िए, मेरे से बात करिए, मैं आचार्य जी का नंबर दूँगा। उस पे चर्चा कर सकते हैं कि कैसे हम इसको समझें और अपने आप में तैयार करें, और अपने गाँव के लोगों को कैसे साथ में लेके चलें, ताकि वो उनको साथ में लेके हम कुछ कर पाएँ, और उसे करने में कुछ समस्याएँ आए, तो एक-दूसरे से चर्चा करें। ये मुख्य उद्देश्य है इस चर्चा का। तो ये आप सब लोग समझ गए होंगे भाइयों। तो धन्यवाद बहुत-बहुत सत्र में शामिल होने के लिए। शुभ रात्रि सभी भाइयों। दादाजी शुभ रात्रि। धन्यवाद दादाजी बहुत-बहुत। शुभ रात्रि जी। हम लोग फिर कल मिलते हैं या जब भी आप प्रस्तावित करो हम। हाँ, हाँ। ठीक है दादाजी, इस पे मैं बात करूँगा आपसे, चर्चा करूँगा। उस चर्चा करके फिर निर्धारित करेंगे समय। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद।